आपके सामने जो नाटक पेश होने जा रहा है उसका नाम है आधी रात के बाद। इसके राइटर हैं शंकर शेष। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर लें, तो आपको या आपके पास बैठे किसी भी साथी को असुविधा नहीं हो। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आधी रात के बाद। कौन हो तुम? चोर हूँ। क्या एतराज है आपको? जानते नहीं मैं जज हूँ। इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई, मैं सही जगह आया। क्या कर रहे थे तुम? चोर और क्या करेगा? चोरी? जज के यहाँ चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुमको? चोरी तो चोरी है, फिर चाहे करोड़पति के यहाँ हो या थानेदार के यहाँ या जज के यहाँ। तुम्हारे पास छुरा तो नहीं है? मैं चोर हूँ साहब, हज्जाम नहीं। तुम छुरा नहीं रखते? वो हमारे उसूल के खिलाफ है। चोर को सिर्फ चोर रहना चाहिए, जैसे जज को एक जज। अभी पुलिस को फोन करो। एक मिनट साहब, एक मिनट। आपको ये भी तो पता होगा कि चोर के साथ माल ही बरामद हुआ है। आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा साहब, लेकिन मैंने आपके किसी सवाल को नहीं छुआ। एक मिनट साहब। हाँ कहिए, उसने एक घड़ी चोर की है। वादे में कितने की होगी सर? मैं नहीं जानता। आपकी गाड़ी और आप ही कीमत नहीं जानते? खैर, आप समय की कीमत तो जानते ही हैं, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत लगाना जरूरी है। 500? कहा ना कीमत नहीं जानता। ये घड़ी मैंने खरीदी नहीं है। तब कहाँ से मिली? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मुझे इसकी कीमत लगानी है, बताइए ना। हमारे पास छुरा तो नहीं है। हो गई पैसे की? कहिए तो कपड़े बता दूं। मैं अपने उसूल के खिलाफ काम नहीं करता साहब। ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल से मिली थी। तब तो अनमोल है ये। आपने अनमोल घड़ी नाम की फिल्म देखी थी? आपके जमाने की था। सुरेंद्र कपूर था। मैं फिल्में नहीं देखता। ओह, इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। खैर, आपकी उम्र को देखते हुए लगता है आपकी शादी कोई 20 साल पहले? नहीं, 27 साल पहले। 27 साल पहले? तब तो आप पढ़ रहे होंगे। तुम्हें क्या मतलब? खैर, आपके माँ बाप समझदार थे। Shut up! आई एम सॉरी साहब। तो आपकी घड़ी उतनी ही पुरानी है जितने के हमारे कानून। 27 साल तो बहुत होते हैं। आपको एक नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए थी। मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। आपके घर में तो कुछ नहीं है। खैर, आपकी घड़ी चुराने से तो कोई बात बनी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 30 रुपये। चोरी कम से कम 250 रुपये से ऊपर होनी चाहिए साहब। अगर सड़क पर की तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, और किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। तुम तो कानून भी जानते हो। मजबूरी है सर। कानून नहीं जानेंगे तो दफा मार कैसे लगाएंगे? जैसे वकील, अब उनका तो धंधा है बेचारों का। और मैं? आप तो खैर जानते ही हैं, नौकरी जो ठहरी। खैर, फोन कीजिए ना। मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। बताइए, मैं आपके घर से क्या चीज चुरा लूं तो बराबर मान के रकम 250 रुपये से ज्यादा हो जाए। तुम्हें 250 रुपये पर इतना जोर क्यों दे? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं?
250 से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता सर, यानी सजा पक्की। अब देखिए, अब ये घड़ी तो ज्यादा काम नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। साहब, अरे कोई ऐसी चीज बताइए ना जो 250 रुपए से आगे निकल जाए। आपके घर में कोई 250 रुपए से ऊपर की कोई चीज ही नहीं। जरा सोचने दो। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? कमाल, 250 रुपए से कोई चीज नहीं आपकी। वही तो सोच रहा हूँ। ऐसा सिंगल आइटम इसकी कीमत 250 से ज्यादा। ऐसा करो, किचन में मिक्सी रखी है। मिक्सी? बिजली की चक्की? हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं, उधर भी चक्की इधर भी चक्की, कोई दूसरी चीज? और तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो मैं ही ढूंढ लेता हूँ। रुको, ये 8-10 किताबें 250 हो जाएगा। किताबें की चोरी? केस कमजोर होगा साहब। नहीं, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। ये कैसे रहेगा साहब? रखो से भीतर, खबरदार तो हाथ लगाए। अभी फोन करके अंदर करवा दूंगा। यानी ये चीज ठीक रहेगी। देखा आपको कितना गुस्सा आ गया एकदम। यानी ये चीज आपको जान से प्यारी है। मेडल सोने का सर, मेरा मतलब समोसा सोने का हाँ, आपको मिला था? मेरे लड़के को मिला था। इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। आजकल कहाँ है वो? अमेरिका चला गया? सब होशियार लोग उधर ही पहुंच जाते साहब। नहीं तब दुबई जरूर गया होगा। नहीं वहाँ भी नहीं समझा, किसी दूसरे शहर में होगा। नहीं। बहुत दूर चला गया। सॉरी साहब, माफ करें। मैं इतना नीच नहीं हूँ कि आपके बेटे के आखिरी निशाने चुरा लूं। रहने दीजिए, गाड़ी से ही काम चला लेते हैं। कभी कभी वकीलों की सारा गलत हो जाती है, तो फोन कीजिए ना। लेकिन एक बात साहब, मुकदमा खत्म होने तक आपकी घड़ी पुलिस के कब्जे में रहेगी। तब तक आप क्या करेंगे? घड़ी को ना तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब। नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। खैर, रखिए अपनी घड़ी। लेकिन पर फोन पर क्या करूं? तुमने तो कुछ चुराया ही नहीं। मैं कुछ चुराना चाहते नहीं हूँ सर। तब दरअसल मुझे वापस जाने की जल्दी पड़ी है। मैं सोचता था कि अगर काम आसानी से हो जाएगा तो क्यों बेकार में झंझट में पड़ूं। अब देखिए ना, सड़क पर किसी को छीन लो तो बस चोर 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 की बम मच जाती है। अगर पकड़े गए ना तो लोग बहुत मारते हैं सर, बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं कि आदमी बेहोश हो जाए। उस मार से तो 6 महीने की जेल ज्यादा बेहतर। फिर पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी, बड़ा वक्त लग जाता है साहब, बड़ी तकलीफ होती है। वकील साहब की सलाह से सोचा कि काम आसानी से हो जाएगा, तो फोन कीजिए ना। लेकिन तुमने जो कुछ किया उसे चोरी कैसे कर? मेरे सामने ही घड़ी उठा ली, उसे भी वापस कर दिया। मेरे सामने ही मेडल उठाया, वो भी वापस कर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे पास छुरा भी नहीं। मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, बताइए घुसा था नहीं, तुम सिर्फ जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से घुसे थे। वो तो सही है साहब,
लेकिन ये भी सही है कि मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा था। हाँ, ऊपर किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप लगे तो फोन कीजिए। फोन तो करूंगा ही, छोड़ थोड़ी दूंगा। लेकिन अदालत में गवाह के रूप में क्या बताऊंगा? वो तो बड़ा आसान है सर। आपकी ये तो कहना है फला फला तारीख को फला का बजे सो रहा था, इतने में धप से बाजी जैसे कोई खिड़की से होता हो। मैं उठा, मैंने बत्ती जलाई, तो वहाँ कोई नहीं था। बाय द वे, उस समय तुम कहाँ थे? आपके टेबल के नीचे और था। आगे आप कहेंगे कि इसके बाद में आकर फिर सो गया। थोड़ी देर बाद बहुत सा सामान गिरने की आवाज हुई। मैं उठा, मैंने बत्ती जलाई, तो सामने ये आदमी खड़ा था। इसकी आंखों में हिंसा थी। ये मेरी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। इसने कहा खबरदार हल्ला उल्ला किया तो वरना स्वर पॉट से तुम्हारे सर के टुकड़ा कर दूंगा। मैं डर गया और वो चुप रहा। इसके बाद ये खतरनाक आदमी मेरे घर की तलाशी लेता रहा। लेकिन जब ये किचन की ओर गया तो मैंने इस धक्का देकर किचन का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे पुलिस को फोन किया। योर ऑनर, अगर मैं उस दिन हिम्मत से काम नहीं लेता तो ये खतरनाक चोर जाने क्या कर बैठता। योर ऑनर, ऐसे खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्टोरी तो बनानी पड़ती है साहब। चोर है तो खूंखार नजर से देखेगा ही, मारने की धमकी जरूर देगा। चोर जब पकड़ा जाता है ना तो पकड़ने वाले की चालाकी और होशियारी का जिक्र जरूर आता साहब। फिर वो आखिरी अपील, ऐसे खतरनाक मुजरिम को समाज दुश्मन को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है। स्टोरी तो ऐसे ही बनती है साहब। आपको भी तो हर मुकाबले में सुननी पड़ती है दो स्टोरी, एक सरकारी वकील की, एक बचाव के वकील की। एक कहता किया और दूसरा कहता नहीं किया, एक कहता मारा और दूसरा कहता नहीं मारा, और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। आप फोन कीजिए ना 100। नहीं मैसेज कीजिए। बैठ जाओ। एंगेज। वो तो होगा ही। आप 217435 ट्राई कीजिए, एसीपी साहब का नंबर है। नो रिस्पॉन्स। ये नहीं मुसीबत है, लगता है सब सो गए हैं। आपके पास गाड़ी है? नहीं। जज हो के गाड़ी नहीं, बस से जाते हो क्या? नहीं, ट्रेन से। ये गाड़ी का क्यों पूछ रहे हैं? एक आइडिया अगर दिमाग में, अगर आप मुझे अपनी गाड़ी में रहकर सीधे पुलिस स्टेशन ले आते तो कैसे रहता? यहाँ से काफी दूर है ना, वरना पैदल ही चले चलते। आप तो कैसे बोलूँ साहब, विश्वास के साथ में उठाऊंगा नहीं। नहीं, तुम बैठो। लेकिन बैठ जाओ। आप फिर से फोन ट्राई कीजिए ना एक बार। तुम्हें बार बार कहने की जरूरत नहीं, खुद कर लूंगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? मैं जो पूछता जाऊं जवाब दो। यानी अदालत की कार्रवाई? नहीं। तब तो वही बात। बैठो, जो मैं पूछूं जवाब दो। आप बुरा ना मान तो एक सवाल मैं पूछूं, आप रख नहीं मानिए। पूछो। घर में आप अकेले रहते हैं? हाँ। चाची जी माफ करें, मेरे कहने मतलब अब आप जज हैं, समझ में नहीं आता क्या कहूँ उनको। चोर हूँ ना? अब वो भी नहीं है। आज से 5 साल पहले बीमार? नहीं। लड़के के जाने का गम नहीं सह सकी। बहुत अकेला में होता था ना आपको? सवाल मैं पूछने जा रहा था, पूछने लगे तुम। किचन में सामान होते कब? बहुत बेशर्म हो।
जाओ बना लो। आपके लिए भी? नहीं, फिर नींद नहीं आती है। आप नींद का वैसे कहाँ सवाल साहब, जब तक आप मेरा निपटारा नहीं कर लेते। क्या मतलब? पुलिस के आने पर जब दरवाजा खोलेंगे ना, बात बन रहेगी, मैं 4 मिनट जाता हूँ, ठीक है साहब? पुलिस के आने तक तुम क्या करोगे? और क्या करूँगा? चाय बनाकर पीऊँगा, हाँ कुछ खाने का होगा तो खा भी लूँगा, अगर तब भी पुलिस नहीं आई तो सो जाऊँगा। तुम चोरी जैसी बात को इतना नॉन सीरियसली कैसे ले सकते हो? आदत पड़ गई है सर, ये क्या चोरी है, हर बार एक नया अनुभव। अब देखिए, एक बार ऐसे हुआ, एक फिल्म प्रोड्यूसर गया गुस्सा में, वो चोरी मैंने सिस्टमेटिक ढंग से की थी साहब, हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ना। अब ये मत कह देना कि जेल में तुम्हारे साथ प्लानिंग एडवाइजर भी था। अब हर आदमी सही जगह थोड़ी ना होता है, तो वो मैंने बड़ी प्लानिंग की थी साहब, फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया, आया तो बम्बई हीरो बनने था, पर बन गया घरेलू नौकर। उसी अच्छे होटल में ले गया साहब, खाना खिलाया, धीरे धीरे मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई, और उसके बाद हुआ हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट, चोरी के बाद में 50-50। उसने कहा कि अगर काम ढंग से हुआ ना तो वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाएगा। मैंने कहा बन जाओ भाई, अपने बाप का क्या जाता है, अपने को मतलब है सिर्फ अपने 50% से। उसके बाद वो खुला, उसने बताया कि किचन में लास्ट के नीचे, अब तो आप समझ ही गएंगे, करीब 40 लाख रुपए नोट ही नोट साहब। बात बताओ, जब नौकर को जगह मालूम थी तो उसने खुद ही क्यों नहीं चुरा ली? हिम्मत चाहिए सर, हिम्मत। अगर हिम्मत होती तो नेता नहीं बन गया होता, नौकर को बना रहता। उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। नौकर ने बताया कि जम्मू की तारीख को उसका मालिक किसी पार्टी में जाएगा, पार्टी का मतलब कम से कम 2 बजे। उन दिनों उसकी घरवाली और इकलौती लड़की कश्मीर गई हुई, एकदम सोना घर साहब, हर खिड़की दरवाजे का पता। मैं करीब 11 बजे पहुंचा, सीधे किचन में गया, धीरे धीरे मैंने लाफ्ट के नीचे का हिस्सा खोदा और वहाँ एक स्टील का बड़ा सा कैबिनेट रखा था। कैबिनेट वगैरह खोला तो अपने बाएं हाथ में खेले सर। कितने रुपए? गिनता कौन है, लेकिन थे सब 100 के नोट। उसके बाद तुमने क्या किया? बेटे आपको भी मजा आने लगा ना? चोरी, बलात्कार, हत्या, पॉलिटिक्स, इन सब के बिना कोई अखबार चल ही नहीं सकता साहब। अच्छा, इसके बाद क्या? मैं सड़कने कोई था, इतने में उसने मुझे देख लिया साहब, उसने बिल्कुल आपकी तरह घुसा, कौन हो तुम? मैं समझा अब तो फंसी गए, कोई तरकीब निकालनी चाहिए। हिम्मत से काम लेते हुए मैंने कहा चोर। उसके होश भागता हो गए साहब, वो बस चीखने कोई था, चोर चोर चोर। मैं कहता लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब ये 20 लाख रुपए सबकी नजरों में आएंगे, इनका हिसाब कैसे दोगे? चुप रहो। क्या मैं चुप हो गया? उसने मुझे इज्जत से बाहर बुलाया, मैं भी अकड़ के बाहर आया, बोला देख मेरी जेब में रिवॉल्वर है। आप तो जानते हैं साहब, ऐसी डेंजर चीज मेरा रखता नहीं, धमकाने के लिए। लेकिन तुमने तो मुझे नहीं धमकाया। आपके यहाँ आने का मकसद तो सिर्फ जल्दी जेल जाना है साहब, आपको धमकाने से क्या फायदा? अच्छा, आगे क्या? उसने फोन किया होगा ना? फोन क्या आपने अच्छे लगे, आप फोन कीजिए ना। पहले अपनी बात करिए। मेरी बात में आपको इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ। तो साहब हम लोग फिर ड्राइंग रूम में आ गए। अरे ड्राइंग रूम क्या था, साला महल। आई एम सॉरी साहब, आखिर मुझसे साला निकल ही गया, काफ़ी देर से टालने की कोशिश कर रहा था। तो साहब उसने कहा ये सूटकेस मुझे दे दो, मैं मामले की रिपोर्ट नहीं करता और तुम जेल जाने बच जाओगे। उसने ऐसा कहा? मैं 1 मिनट में समझ गया सर, एक चोर नहीं 2 चोर बात कर रहे थे। सो मेरा ताव खाना स्वागत तो मैंने कहा अगर हिम्मत है तो फोन करो, मैं माल सहित अरेस्ट होना चाहता हूँ। तब क्या हुआ? होता क्या साहब, उसके माथे पर पसीना आ गया, उसके हाथ पाँव आने लगे, मैं समझा अब तो फंस गई, नहीं छोड़ो। मैंने कहा साले तुम फोन नहीं करते, चलो मैं फोन करता हूँ, जेल जाने से डरता कौन है? मैंने कहा मैं पुलिस कमिश्नर और इनकम टैक्स दोनों को फोन करूंगा, इधर मैं अंदर उधर तुम अंदर। पर इसके बाद उसने क्या कहा?
कहने लगा लेट अस कॉम्प्रोमाइज, यानी आओ समझौता करो। उतनी अंग्रेजी मैं भी समझता हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज का क्या हुआ? कहने लगा 5,000 ले लो और चलते बने यहाँ से। तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता साहब? मैंने कहा कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। मैं जानता था कि वो देगा, उसका बाप भी देगा। एक बात बताओ, फिर उसने 1 लाख रुपया दिया क्या? दिया क्यों नहीं साहब? हमने अटैची से 1 लाख रुपया निकाला, टेलीफोन का तार काटा, दरवाजा बाहर से बंद किया और उसको गुड नाइट बोल के बाहर आया साहब। बिना चोरी किए हमको 50,000 रुपया मिला। लेकिन तुमने चोरी की। और उसने क्या बिजनेस किया था? बिजनेस ध्यान ऐसा कुछ चाय वाली बात रहेगी। मैं चाह रहा हूँ, तब तक आप फोन कीजिए। पहले ये बताओ कि तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? मैं जानता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, तो स्टोरी साफ से फ्लैशबैक हो जाएगी। फ्लैशबैक वाली स्टोरी से तो आप मैं बहुत बोल होता हूँ। अरे कहानी वो है जो आगे बढ़े और हिस्ट्री वो है जो पीछे जाए। जाओ तुम जा। आप चीनी लेते हैं या नहीं? हाँ लेता हूँ, नंबर लगा, कोशिश कर रहा हूँ। फोन लगाइए 1217435। 2-4 बिस्कुट खा लो सर। खा लो, इसमें क्या पूछने की बात है? हेलो जी, किससे बात करना है? किरण वाला से? नो नो नो, यहाँ कोई किरण वाला नहीं। ठीक है लेकिन नहीं, मैं उसका प्लीज डोंट डिस्टर्ब। किसी का टेलीफोन तो सर? रोक अपना नंबर? नहीं लगा। असल पुलिस वाले सो गए हैं क्या? चाय अच्छी है। होनी चाहिए, पूरे साल भर का अनुभव है साहब। क्या मतलब? अब आप कहाँ तक सुनेंगे? कम वक्त फोन लग जाता, कुछ छुट्टी। तो तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? यानी आप सचमुच सुनना चाहते हैं? अदालत में इतने चोर चुपके सदर बयान सुनते ही हैं साहब, और क्या करेंगे सुनकर? मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? 50,000 तो स्नो कर दिया। प्रॉमिस था प्रॉमिस। आखिर अपना भी तो कोई उसूल है। तुम्हारे मन में बेईमानी का कोई ख्याल नहीं आया? क्यों आता? 50,000 रकम के बावजूद? कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है क्या साहब? मैंने 500 की चोरी की तो भी 6 महीने, और 20,000 की तो भी 6 महीने। अब बेईमानी तो बेईमानी होते साहब। अब देखिए, एक बार हुआ ये। पहले ये बताओ कि तुमने बचे हुए 50,000 रुपयों का क्या? आखिर आप अपना मुद्दा छोड़ते नहीं। वो जरा लंबा किस्सा है और उतना थ्रिलिंग में नहीं है। क्या करेंगे सुनकर आप? सुना। देखिए, अगर आपने मेरे किस्से सुने तो अदालत में आपकी गवाही पर उनका असर हो जाएगा साहब, और सबसे बड़ा खतरा है कि आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी, फिर अदालत मेरी सजा कम कर देगी, और यही तो मैं नहीं चाहता साहब। मेरी गवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम बताओ, आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए? नहीं। तब आप उसका कोई अनुभव नहीं है आपको। गवाही देने के लिए भी अनुभव की जरूरत पड़ती है साहब। अब देखिए, एक बार हुआ ये कि मैं घर में घुसा, घुसना ही पड़ता, इधर उधर देखा, साला घिसा बेटा फर्नीचर, किचन में एल्यूमिनियम के 4 बर्तन और खिड़की पर बाहर सूखते कपड़े। धीरे धीरे मैं बेडरूम पर बढ़ा। मैं जानता था कि लोग अपना असली माल बेडरूम में किसी स्टील अलमारी में रखते हैं। तुम वापस चले आए होंगे? नहीं साहब, मैंने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाई। अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, एक स्त्री और एक पुरुष की। तो कौन कौन सी आवाजें आ रही? कहो ना। वो छोड़िए, मैं आपको उन 50,000 रुपए के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम पहले इसे बताओ।
आज जरा भद्दी है, लेकिन आप तो रेप के कई मामले सुन चुके होंगे, इसलिए शायद आपको ज्यादा भद्दी ना लगे। तुम बताते क्यों नहीं? तो भीतर से कौन कौन सी आवाजें आ रही थी? पुरुष कह रहा था, डार्लिंग, मोहब्बत करने वालों का खुदा भी इंतजाम कर ही देता है। अब देखो ना, तुम्हारे घर वाले की नाइट शिफ्ट लग जाती है, वरना ये जन्नत का सुख कहाँ से मिलता। इस पे औरत ने कहा, सर क्या कहा? मेरे डैश डैश, मेरे डैश डैश, मेरे डैश। ये डैश डैश क्या है? ये अल्फाज आपकी उम्र के लायक नहीं साहब। मैं सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहते सुनिए। उसने आगे कहा, सर मेरे राजा, मेरी बालम। उसने आगे कहा, सर वो तो साला यूं ही है, बस दारू पी के आता है और अपने दोस्तों को सुनाता है कि वो जहाँ भी जाता है ना, सारी औरतें उसके पीछे मरती हैं। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मर्दानगी के किस्से करता है। तूने तो राजा मुझे सुख दिया। तो बातचीत चलती रहेगी और तुम सुनते रहे। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें कौन नहीं सुनना चाहेगा सर। चोरी और तो लगी रहती है। अच्छा एक बात, दरवाजा तो अंदर से बंद था, तुम चोरी कैसे कर सकते थे? यहीं पे जनरल नॉलेज काम आता साहब। बातचीत से एक बात तो समझ में आई कि वो औरत पास के ही किसी मकान में रहती थी और उसका आदमी नपुंसक था, तो वो आदमी उसे साड़ी पहना था, गहने पहना था, फिर श्रृंगार करता। इन सब जानकारी का क्या फायदा? फायदा साहब था, वो थोड़ी देर बाद बाहर जरूर आता, उस औरत को पहुंचाने जाता, अलमारी वैसी खुली छोड़ देता और मेरे लिए मौका अपने आप बन जाता साहब। तो तुम्हारा अंदाजा सही निकला? बेशक। वो थोड़ी देर बाद बाहर आया, उसके साथ वो औरत भी। मैं एक और दुबक गया। वो दोनों हंसते खिलखिलाते हुए बाहर निकले। मैं कमरे में गया और गहने उठाए और वापस बाहर आया। लेकिन इसका गवाही पर क्या असर पड़ा? तुम तो पकड़े ही नहीं गए। पकड़ा कैसे नहीं गया साहब? उस गधे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन इसका गवाही से क्या संबंध? गवाही होने से पहले उस औरत का मर्द हवालात में मुझसे मिलने आया था साहब। वो? जी हाँ, वो मेरे हाथ पाँव पकड़ने लगा और कहने लगा, तुम मेरी औरत उस आदमी के रिश्ते के बारे में कुछ मत बोलना, मैं समाज की निगाह में गिर जाऊंगा, मेरी कमजोरी से चार हो जाएगी। मेरी इज्जत बचा लो भैया। मैंने सोचा उस औरत पर गैर वफादारी का एक मुकदमा और खुल जाता। मैंने फिर सोचा कि अगर उस आदमी ने धोखा दे के शादी की, तो उस औरत ने भी धोखा दे के देह का सुख उठा लेगा। इसमें क्या बुराई की? वो हरामजादा। अगर मुंह से गाली निकले कितनी राहत मिलती है ना सर। खैर मैं क्या करता, सजा तो उतनी होती जितनी बताने पर होती। मैंने गवाही में सबका जिक्र नहीं किया साहब। तुम्हें सब कुछ बोलना चाहिए था। तुमने इस बात के लिए हल्ला उठाया। ये आपकी हालत भी बड़ी मजेदार चीज है साहब। इससे तो मन का रहा सा डर भी निकल जाता है। इसीलिए तो कहता साहब, आप मेरी बात मत सुनिए। फोन लगाइए। देखिए अब तो कोई ना कोई जागेगा होगा। क्या बात है जज साहब? ये रात हो गई और आप जाग रहे हैं? बस यूं ही। लगता है कोई मेहमान आए हैं। आज की ताज़ा खबर सुना दूं आपको? एक दवाई कंपनी का घपला सामने आ गया है। वे लोग कैप्सूलों में रेशन जैसी कोई चीज भर कर बेच रहे थे। जाने कितने आदमी मर गए इनकी वजह से। और सुनते हैं कि उन्हें ड्रग्स एक्ट में गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन जमानत पे छोड़ भी दिया गया। कल अखबार में पढ़ लूंगा। अरे ये साले समाज के दुश्मन हैं, इनको तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। मैं क्या कह सकता हूँ? अरे हो सकता है ये केस आपकी अदालत में आए। अच्छा आएगा तो देखूंगा। गुड। लगता है आपके कोई पुराने परिचित आए हैं। वैसे आप इतनी रात गए कभी जागते नहीं। अच्छा जैसा आप चलता हूँ, गुड नाइट। आपके पड़ोसी हैं साहब? हाँ साथ ही पत्रकार भी हैं। यानी अखबार वाले? ये लोग बड़े कमाल के लोग होते हैं साहब। एक बार चले आए जेल में। जेल में? यानी जेल के हालात पता लगाने। कहने लगे कैदियों के बारे में जानना चाहते हैं।
अखबार में छापना चाहते हैं। तब क्या हुआ? हम सबकी वर्दियां धुले साहब, चकाचक दाढ़ियां बनी, सब पूरी तरह जेल की साफ सफाई और संडास वगैरह एकदम साफ। और उस दिन का खाना वो तो याद रहेगा साहब। बात को यहाँ वहाँ भटकाने में तुम बहुत चला। ये बताओ कि तुमने उन बचे हुए 50,000 रुपयों का अरे वो तो बताऊंगा ही साहब, भागा थोड़ी जा रहा हूँ। आपसे बात पूछो। दवाई कंपनी तो बड़ी कंपनी होगी, अब इन्होंने कैप्सूल में पेशेंट भेज दिया। हो सकता है 1000 लोग मर भी गए होंगे, तो साहब इनको दफा 302 यानी मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार पुलिस करती है, अदालत नहीं। जब तक कसूर साबित नहीं हो जाता, हर आदमी बेकसूर है। लेकिन ये दवाई कंपनी के मालिक लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। हम सरीके चोर नहीं, लेकिन ये लोग बेईमानी क्यों करते हैं साहब? मैं मानता हूँ मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू की, गरीबी भी मेरी बनाई हुई नहीं साहब। लेकिन ये लोग तो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, स्कॉच पीते हैं, रेस खेलते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं साहब। लेकिन ये लोग पैसों के लिए गरीबों की जान लेने पर तुम क्या रहते हैं? ये तो मर्डर है साहब, मर्डर। मैं इन मामले पर बहस नहीं करता। ड्रग एडिक्शन वो क्या होता है साहब? इसमें सजा क्यों नहीं मिलती है? अगर गुनाह साबित हो गया तो कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल। यानी कुल मिलाकर हमारी बराबर। कमाल है। हम तो छुरा रहते हुए डरते हैं, मगर ये कत्ल करते हैं और खून का एक कतरा तक नहीं टपकता। तो तुमने उन 50,000 रुपयों का आपकी याददाश्त बड़ी पक्की है साहब, कोई बात आसानी से भूलते ही नहीं है। सुनिए, तो फिर एक बार हुआ ये। आप दोनों की बातचीत अभी तक चल रही है? लगता है बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। कोई खास बात? अरे कोई खास बात तो नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी तो सोचा एक फीचर आर्टिकल ही पूरा कर डाली। साहब मुंबई में एक ना धंधा शुरू हो गया है, कौन सा? यही कि कुछ बिल्डर लोगों का पैसा मार रहे हैं। अब ब्लैक पैसों की रसीद तो होती नहीं है, बस मुकर जाते हैं। अब ब्लैक पैसों की रसीद ना हो तो बेचारे गरीब आदमी करे तो क्या करे, धंधारी तो कर नहीं सकता है। और बिल्डरों ने गुंडे पा रखे हैं 16। अरे अच्छा हुआ जज साहब, हमने तो पहले से ट्रेन ले रखा था, वरना अब तो क्या किया जा सकता है भाई? देखा तो कार्बन पेपर है ही नहीं, जैसा आपके पास हो तो। अरे अगर आप सोए होते तो मैं आपको बिल्कुल तकलीफ न देता। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात? लगता है अभी भी मेहमान और आपकी बातचीत लंबी खींचेगी। अच्छा साहब, 2 कप कॉफी भिजवाऊं क्या? जी हाँ, तकलीफ ना हो तो जरूर भिजवाइए। आपके मेहमान काफी जिंदा दिल नजर आते हैं। अच्छा अच्छा साहब, चलता हूँ। सुनना है साहब, इस पेपर वाले ने मुझे आप क्या देख लिया, मेहमान समझ रहा है। आपने भी इनकार नहीं किया। अगर कल को उसने अखबार में छाप दिया कि उस चोर को मैंने जज क्या कॉफी पीते हुए देखा था, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी साहब। वो ऐसा नहीं करेंगे। अरे इन पेपर वालों को कोई भरोसा नहीं, मगर आदमी बड़ा लगता है, पड़ोसी का ख्याल रखने वाला। तुम 50,000 के बारे में बताओ। जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा, ये कमबख्त फोन नहीं लगेगा। रुपया मिला तो सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली साहब। एक बड़े होटल में जाके लंच किया, सूट पहना और बैरक 10 रुपये टिप दिया। सूट और 10 रुपये टिप, बस सलाम पर सलाम। साहब, अंग्रेज लोग ना सूट नाम की चीज बड़ी अच्छी छोड़ गए। इसे पहन लो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लो, बस एकदम जेंटलमैन साहब। आपके यहाँ गए हैं? नहीं, नौकरी पैसा आदमी के लिए अपने पैसों से उधर जाना है, वैसे ही मुश्किल है साहब। तो रोज 5 स्टार होटल में जाने लगा। उधर जाने के बाद लगा अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। यानी तुम्हारे दिमाग में भला आदमी बनने की बात आई। मेरा अंदाजा सही है। आप भला आदमी कैसे कहते हैं? कानून में तो इसका बयान नहीं है। यानी कानून में से बयान करने का लायक ही नहीं समझता। जो कानून को मानता है वो भला आदमी। नहीं साहब,
मैं भला आदमी उसे मानता हूँ जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, जो दूसरे झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहता साहब। कैसे? साहब ये पेपर वाले कॉफी लाने में बड़ी देर कर रहे हैं, इतनी देर में तो खाना बन जाता। तुम कहानी को इतना तोड़ क्यों दे रहे हो? आगे क्या? 2-4 दिन मौज मस्ती मारने के बाद सोचा कि अपने को भी कुछ करना चाहिए। 10,000 पकड़ी देकर एक दुकान मिल गई, मौके की जगह थी साहब। सोचा कि फर्नीचर का धंधा क्यों ना करें, मुंबई में तो कुछ करना नामुमकिन था। फिर सोचा कि किसी दूसरे शहर में चलते हैं, और मैं एक मध्य प्रदेश के शहर में पहुंचा। यानी एग्जैक्टली कहाँ? और कहाँ, भोपाल। आपके भी गए साहब वहाँ? नहीं? वाह साहब, क्या शहर है, क्या जुबान है लोगों की। करिया, जारिया, खारिया, पीरिया। अपनी जुबान तो उधर जाके सुधरी साहब, वरना ये बम्बई की जुबान खाली पीली बॉम्ब मारता है वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर तुमने भोपाल में जाकर क्या किया? साहब ये अखबार वाली कॉफी की बात तो भूल गई। तुम्हें कॉफी की रह करके याद क्यों आ रही? इसी को तो चुलक कहते हैं साहब। एक बार आ गई सो आ गई, बस दिमाग उसी में फंस जाता है। साहब ऐसा करते हैं, कॉफी मैं बनाता हूँ, अभी तो दूध भी का ही बचा है। फोन तो आप भोपाल के ससुरे में करेंगे नहीं। जा, देखिए साहब, कॉफी पीते किस्सा पीते फर्राटेदार से करता है। क्या भाई बना लो। लगता है आपके मेहमान चले गए। लगता है आपके मेहमान चले गए। माफ कीजिएगा जैसा दूध फट गया, वरना कॉफी तो बन गई थी। कोई बात नहीं, रहने दो। अरे आपके फ्रिज में तो दूध होगा। अरे आप आराम कीजिए, कोई बात अरे मेरा काम तो ब्लैक कॉफी से चल जाता है। मैं तो आपके और आपके मेहमान के बारे में सोच रहा था। नहीं। अभी आप जागे? हाँ, फीचर कुछ अच्छा चल पड़ा है, वही दौड़ धूप करके कुछ फैक्ट किए हैं, देखिएगा। लगता है बिल्ली मुझे तो बेहद परेशान कर रखी है हरामजादी। परेशानी से कहाँ तक कर सकते हैं? अच्छा तो साहब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। देखिए साहब, मजा आ जाएगा आपको। तो तुमने भोपाल में जाकर क्या किया? उधर अपने रसूल भाई मिल गए, क्या दानेदार आदमी साहब। तो रसूल भाई ने पूछा कि धंधा करोगे? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। किस बात का धंधा किया तुमने? हमने धंधा किया साहब फर्नीचर का। रसूल भाई की मीठी जुबान, ऑर्गेनिक करेक्शन, बस धंधा चल निकला। तो रसूल भाई ने जाने क्या करेक्शन फिट किया कि फटाफट हमको ऑर्डर मिलने लगे। सब कर करा के हमको 1.5 लाख का फायदा हुआ साहब। जब उधर चोर हो इधर भी चोर, फायदा ही फायदा। रसूल भाई ने फिर एकदम मस्त धंधा जमाया साहब। और एक काउंटर के दौरान एक अफसर के यहाँ आना जाना शुरू हुआ, और यहीं से शुरू हुआ साहब रोमांस उसकी लड़की के साथ। उसका नाम था रागिनी। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? इस बीच एक हादसा हुआ साहब, भोपाल में चोरियां होने लगी। बड़े बड़े व्यापारी और अफसरों के यहाँ की तिजोरियां खुलने लगी, और ये साले अखबार वाले चीखने लगे, किसी ने उड़ा दिया कि बम्बई की गैंग है। तब क्या बम्बई की पुलिस आ गई और तुम पकड़े? मैंने चोरी की हो तब ना, लेकिन मैं फंस गया साहब। इस समय कौन हो सकता है? मैं देखा। क्या है सर? ये तार है। कल सुबह बेटी आ रही है। आपकी बेटी? हाँ, दादा नगर में रहती है। उसका पति वहाँ इंजीनियर है। बाल बच्चे भी होंगे? हाँ, 2 छोटे छोटे। चलिए तब तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए आपका सोनापन तो दूर हो जाएगा। अरे हाँ,
पूरे 3 साल बाद आ रही है तो बच्चे भी कुछ बड़े हो गए। अरे कपड़े नटखट, पूरा घर सर पर उठा, जो सिपाही का खेल खेलते खुद बन जाते हैं सिपाही और मैं बन जाता हूँ चोर। गाड़ी कितने बजे था? गाड़ी 7:30। चलिए तब तो ठीक है, जब तक तो फोन भी लगी जाएगा। अरे हाँ, तुम्हारी बातें तो रह गई हैं। अब रहने भी दीजिए साहब, टेलीग्राम का जरा पड़ता आपका ख्याल बेटी को जा रहा होगा, जाना भी चाहिए। नहीं, बेटी आ रही है वो तो आई जाए, पर तुमसे बातें करने का मौका कम मिलेगा। अदालत के बाहर पहली बार किसी चोर से बात करने का मौका मिलेगा, आगे शायद कभी ना मिले। तो साहब गैंग बम्बई की थी, अपने ही पुराने संगी साथी, उन्होंने किसी तरह मेरा पता लगा लिया और कहने लगे हमारा साथ देना होगा वरना हम पुलिस में इत्तला कर देंगे। वे क्या चाहते थे? उनको एक अलग ढंग का सा सेफ खुलवाना था, बिल्कुल नई डिजाइन का, उसे सिर्फ मैं ही खोल सकता था। तुम उसे खोल सकते हो? उसी में तो मैं कलाकार हूँ सर। अरे आपके मेहमान अभी तक हैं? अभी तक आप सोए नहीं हैं? नींद ही नहीं आ रहा था, सोचा फीचर ही पूरा कर डालूं। हो गया? हाँ, लगता है बात बन जाएगी, जरूर धमाका होगा। कोशिश कीजिए, शायद नींद आ जाए। लगता है आपके मेहमान काफी नजदीकी लगते हैं, जरूर कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हो। अच्छा जैसा चलता हूँ। साहब यादें बार बार क्यों आता है? अरे इसे नींद ना आने की बीमारी है, सोचता है कि इसके हर एक लेख से क्रांति ही मिल जाए। लेकिन बात कुछ उलझती जा रही साहब, ये आदमी मुझे आपका मेहमान समझ रहा है। कल तो उसने पेपर में छाप दिया, बस आप फोन कीजिए। फोन कर ही देना चाहिए। तो कीजिए ना। हम तो डेढ़ हैं। तब तो ठीक है सर, आपसे एक बात पूछूं? सर आपने मान लिया? पूछो। ये सवाल मैंने कई लोगों से कई बार पूछा साहब, लेकिन कोई सही जवाब दे नहीं पाया। आपके सामने पता नहीं क्यों पूछने की हिम्मत हो रही है। कोई बात नहीं, पूछो। साहब गुनाह और पाप में क्या फर्क है? कानून तोड़ना गुनाह है, और पाप कानून की भाषा में ये शब्द नहीं आता। तब कहाँ आता है? देखो, पाप और पुण्य ये मनुष्य के अपने धर्म के शब्द हैं। फिर जो खुदा का कानून तोड़ता है वो फिर पापी है। तो ठीक है साहब, मैं गुनहगार सही मगर पापी नहीं हूँ। परमात्मा ने मुझे बार बार बताया। आखिर बात क्या हुई? मेरे सामने एक सवाल था साहब, अगर दोस्तों को साथ ना दूं तो पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे, अगर साथ देता हूँ तो फिर से वही पुरानी जिंदगी। सोचा एक गुना और सही, शायद आखिरी हो। सेब खोला साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, नोटों से, सोने के बिस्कुटों से भरा पड़ा था। और घर किसका था? एक समाज सेवक का। उस समय लगा कि जनता की सेवा करने से तो अच्छा दूसरों की पागंदा है ही नहीं साहब। और इसके बाद तुम पकड़े गए। हाँ, बम्बई की पुलिस को 1 मिनट भी ये समझने में नहीं लगा कि यह कलाकारी किसकी हो सकती है। अच्छा, तो फिर क्या तुम्हारी वो वागनी का क्या हुआ? मैं क्या जानूं साहब, उन दोनों की याद बाकी जिंदगी जी लेने के लिए काफी है सर। अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, वरना कल जो आप अदालत में फैसला सुनाने जा रहे हैं उसमें क्या हुआ है, गुनाह या पाप? देखो, कल को फैसला अदालत में सुनाया जाएगा और उसके बारे में कुछ भी बताना कानून के खिलाफ है। तुम बार बार उस फैसले के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? फैसला मैं लिख चुका हूँ, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो बिल्कुल कानून के अनुसार। और अगर मेरी बात सुन के आपको गुनाह और पाप के बारे में दोबारा सोचना पड़े तो? क्या मतलब? उनके हाथ बहुत लंबे साहब, उस मामले में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो?
यही कि जिस आदमी ने कबूली गवाह दिया है वो खरीदा गया साहब। मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हैं। तो रहने दीजिए, आप अपना फैसला सुना दीजिए अदालत में, आपका उसूल ही बना रहेगा और आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। मेरे लिए वही सच्चाई है जो अदालत में कही जाती है। तब तो ठीक है सर, फिर तो सारी बात ही खत्म हुई। आप फोन लगाइए ना। कौन डेट है? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? देखो, चाहे और बात सच हो या ना हो, इतना जरूर सच है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी ढंग से घुसे थे। तुमने चोरी नहीं की है, ये भी सही है, लेकिन मैं जो तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा, ये मेरा इंसान के रूप में कर्तव्य है। यानी आप जज के साथ साथ इंसान के रूप में भी सोचते हैं? लेकिन मैं इन दोनों को अलग रखता हूँ। क्या इन दोनों को अलग रखना इतना आसान है? तुम चोर होकर इतनी बुनियादी सवाल कैसे पूछ सकते हो? और आप जज होकर भी उन बुनियादी सवालों की ओर जाना नहीं चाहते? समझा नहीं? आपने बार बार मुझसे ये पूछा कि मैंने उन 50,000 रुपये क्या किया, कैसे खर्च किए, क्योंकि इस कहानी में एक सस्पेंस है साहब। चोर के पास 50,000 रुपये, लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं चोर बना कैसे। असल में आपको यहाँ से शुरू करना था, फिर आपको अपने आप मालूम पड़ जाता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क है। ठीक है, अब भी देरी नहीं हुई है। बताओ, तुमने पहली चोरी क्यों की? एक शर्त बताऊंगा साहब। वैसे मैं कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगा। आप कभी गवाह की कड़े तो कड़े तो खड़ा हुई नहीं होंगी। फिर क्या बताऊं साहब, आपने कभी सिनेमेटिक बैग खरीदा है? ऐसी वाहियात बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ करें साहब, आप कैसे खरीदेंगे? फिर आप तो फिल्म नहीं देखते। मैं तुमसे पहली चोरी के बारे में। जी वही बता रहा हूँ, उन दिनों में सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। उससे पहले? सत्य का नंबर लेने काम करता था, उससे पहले? झक मारता था, और नहीं तो क्या। अब ये बताओ कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। अब ये बताओ कि हम लोग एक झोपड़ा पट्टी में रहते हैं। अब ये बताओ कि खाने के लाले पड़ गए। तुम इतनी एक्साइट क्यों हो जाती हो? शांत रह कर भी तो आपको शांत रहने की आदत पड़ गई है साहब। अशांति हुई तो पट के ऑर्डर 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 ऑर्डर। आपने समझेंगे लिहाज लिहाज से मेरी क्या हालत हो रही है। करीब 2 घंटे से सिगरेट नहीं पी। ये बात है तो तुम्हें बताना चाहिए ना, तुम सिगरेट पी सकते हो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तुमने भी था, मैं भी तो पहले पिया करता था। ओह, यानी आप भी। अब ब्लड प्रेशर की वजह से- खतरनाक बीमारी है साहब। अपने बड़े सेठ को भी थी। बड़ा सेठ? हाँ, वो सट्टे वाला बड़ा सेठ मरा हुआ जिंदा रहता है एयर कंडीशन बंगले में। दादा लोग तो उसके नौकर है साहब, और हम लोग दादा लोग के नौकर। अच्छा, मैं तुमसे ब्लैक की टिकट के बारे में। गाड़ी को पटरी पे लाना आप बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैं उस गैंग में था साहब। बड़ी फिल्मों की टिकट तो हमको पहले मिल जाया करते थे, फिर 3 के 12 और 10 के 4, बस ये सब चलता था। सप्लाई और डिमांड का खेल। मैंने अपने इन हाथों साहब 3 रुपए का टिकट 15 रुपए में बेचा है। फिर दादा हमारा हिसाब करता था, मुझे 5 रुपए दिया करता था, और उसके बाद खुद ही कहीं हिसाब देने के लिए जाता था। फिर ये चोरी कहाँ? वैसे तो हुई, लेकिन तुम पकड़े कहाँ गए? कसूर साबित होने से पहले हर आदमी बेकसूर है, ये अक्सर अदालत में सुनाई पड़ता है। आप कहते हैं हमें वो पता नहीं साहब, चोर चोर तब है जब वो पकड़ा जाए, और एक दिन वही पकड़ा गया। दादा ने कहा कि अब तुम्हारे वहाँ होने के दिन आ गए हैं, एक रात में सबको जाना पड़ता है। इस बार तुम और वाले जाएंगे, आखिर उनको भी तो अपना रिकॉर्ड ठीक करना पड़ता है ना। यार ये सब कुछ जी हाँ। प्लानिंग के साथ। प्लानिंग से कहाँ तक बच सकते हैं आप? अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हें पहले से पता था, तुम भाग क्यों नहीं? भाग के जाता कहाँ साहब? वाले ने कहा कि देख तो घबरा मत, ये भी एक नौकरी है, महीना 15 दिन के लिए हुआ ना भी उस नौकरी का हिस्सा है। तेरे नाम पर रोज 10 रुपये जमा होता रहेगा, जब लौट कर आएंगे तो कुछ रुपए इकट्ठा मिलेगा, फिर उससे ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह, ये क्या है? ये बात बताया लायक नहीं साहब,
ऐसी बातों से शरीरों के घर की आवागंदी हो जाती है। आप फोन कीजिए ना, कब से मैंने किससे सुनाया जा रहा, आप तो पूछे जा रहे अम्मा की हाथी पाए तो नहीं। अच्छा, तो मैं किससे सुना? तो अर्ज क्या है, सुनाई दीजिए क्या किस्सा। ठीक है, सुनाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अपना किस्सा नहीं है, जो है सब दूसरों के हैं। कौन है? मैं तब तक आपके किचन ठीक कर दूँ। कल बेटी आ रही है तो ये झूठे बर्तन और प्याले देखेगी तो तरह तरह के सवाल करेगी। कमाल है जज साहब, इतनी रात हुई और आप जाग रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी, कल सुबह बेटी और उसके बच्चे आ रहे थे। तब आपने कहा हफ्ते के लिए छुट्टी ले लीजिए, बेटी और नातियों के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए। अरे काम तो लगा ही रहता है जज साहब। हाँ, सोचूंगा। आपके मेहमान कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे जज साहब जरा इधर आइएगा। वो देखिए, अरे उधर नहीं, हाँ हाँ उधर वो आदमी, वो करीब 2 घंटे से सड़क पे खड़ा है, इधर उधर टहलता है, लगातार सिगरेट पीता है, फिर उसकी नज़र हमारे प्लेटों पे रहती है। जज साहब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी नज़र मेरे प्लेट पर है या आपके प्लेट पर है। लेकिन आपके प्लेट पर क्यों होगा? अरे आप तो जज ठहरे। लेकिन आपके प्लेट पर भी क्यों होने? क्योंकि मैं पत्रकार ठहरा, लोग तो मुझसे नफरत करते ही हैं। ये भी जरा सब्स्टिट्यूशन होता है, आदमी की हरकतें ठीक नहीं लगती। अजय साहब, मैं कब से सोच रहा था कि पुलिस को फोन कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अरे वो देखिए कैसे दुबक गया। शायद उसे अंदाजा हो गया कि हम लोग उसे देख रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर और बच कीजिए, फिर कर दीजिए पुलिस को फोन। और हाँ जज साहब, आप भी थोड़ा सावधान रहिए। अच्छा चलता हूँ। उधर क्या देख रहे हैं साहब, आपने फोन किया है नहीं? बताइए, आपने फोन किया है नहीं? अच्छा, वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। तुम्हारा ये लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? आप क्या करेंगे जानकर? अगर एक ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी मैं मार दूं तो ज्यादा कितनी सजा देंगे? स्टॉप इट। हाँ, एक ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती कबूल करना, ड्राइवर की फैमिली के लिए 2000 महीने का इंतजाम, सब चलता है। आई से स्टॉप इट। चोर होते हुए भी मुझे इन लोगों से घिन हो गई है। पैसों के लिए कुछ भी बेच देंगे। जाने क्या बक रहे हो तुम? एक चौल में आग लगी, जानते हैं कैसे लगती वो? लोग बाहर आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, लपटें निकल रही हैं उनको। कहाँ किया, कहाँ का क्या? देखते ही देखते 60 साल पुराना मलबा जलकर राख होता है, 60 साल से रहने वालों का, और गरीब आदमी का तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तुम कुछ भी ठीक से बताओगे या नहीं? महीनों पहले से नक्शे बन रहे हैं कि वहाँ 20 मंजिला इमारत कैसे बनेगी, हर स्क्वायर फुट किस भाव से मिलेगा, जिस चौल से 2000 महीने की आमदनी नहीं होती थी उससे लाखों कमाई कैसे होगी, सब कुछ पहले से तय है। फिर भी एक दुर्घटना होती है, लोग जलकर मरते हैं, मर जाए, लोगों की जिंदगी भर की कमाई लुटती है, लुट जाए, लेकिन एक पत्रकार ने पता नहीं कैसे उस आग के असली कारण का पता लगा लिया और सारी जानकारी और सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं, और 1-2 दिनों में वो खबर अखबार में भी आ जाएगी। तब क्या होगा? कहाँ का पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी? लगता है तुम ठीक से बताओ। तो बता रहा हूँ साहब, बदकिस्मती से एक चोर उस घर में घुसा है, चक्कर सारी बातचीत सुन रहा है। ये साले अखबार वाले टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं, कल जाकर 50,000 दे देना, सारा जोश धरा रह जाएगा, कल ना माने तो देखना। लेकिन बहादुर सिंह किस दिन काम आएगा? वो तो ट्रक को छत पर भी पहुंचा सकता है साहब।
एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, और ट्रक एक्सीडेंट की सजा होती है ज्यादा से ज्यादा साल भर। शराब पीकर रहता है ना? क्या तुम थे उस वक्त वहाँ? बताओ, क्या तुम थे? जी हाँ, मैं था। मैं सारी बातें सुन रहा था। मेरी खबर थी कि उस घर में बहुत सारा काला पैसा है, और काला पैसा चुराने में तो मुझे आनंद आने लगा था साहब। लेकिन बातचीत सुनने के बाद लगा कि ये लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। उस गरीब पत्रकार की जान लेने पर तुले हैं। मेरे मन में उसके लिए इज्जत हुआ ही सर। मैं चोर सही, उचक्का सही, पर मन करता था कि वो आदमी जिंदा जरूर रहे। फिर इसके बाद तुमने क्या किया? उसी वक्त उसके घर गया साहब। एक कमरे का छोटा सा घर, उसके बीवी बच्चे सो गए थे, वो अकेला बैठा हुआ टाइप कर रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा मौत आनी होगी तो आ जाएगी। मैंने उसे बहुत समझाया साहब, लेकिन वो माने तब ना, बस हंसता रहा, बेवकूफ कहेगा। अच्छा, तो फिर ये लोग उसके घर पहुंचे क्या? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं उतरा साहब, तो बिल्डिंग के नीचे एक गाड़ी आ गई। उसमें वही छोटा आदमी बैठा था। उसने मुझे देख लिया, लेकिन मेरा क्या करने था वो। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बता तो रहा हूँ, आप इतने उतावली क्यों हो रहे सुनने की? अभी तो फोन भी डेड है। अगर जल्दी बता दूंगा तो फिर वक्त कैसे कटेगा? तुम इधर उधर की बात नहीं करो, बताओ। मैं रात भर सो नहीं सका साहब। बस सोचता रहा कि पुलिस स्टेशन जाऊं और दरोगा साहब को सब कुछ कह दूं। लेकिन चोर की बात पर कौन विश्वास करे साहब? हम लोग सच बोले तो भी गुनाह है। मैं ये जानता था कि वो सुबह 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है। वो जब निकला तो मैंने उससे कहा कम से कम आज तो टैक्सी में जाओ। बस के बस आगे बढ़ गया और कहने लगा तुम जाओ अपना काम करो। तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता साहब? मैं उससे थोड़ी दूर पर चलने लगा, फुटपाथ पर। वो फुटपाथ पर चल रहा था। मुझे लगा कि अब ये बच जाएगा, बस एक बार स्टेशन पहुंच जाए, फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जाने कहां से एक ट्रक राक्षस की तरह सड़क से आया और उसे लेते हुए हेगड़े सैलून में घुस गया साहब। मुझे बस इस बात का अफसोस है साहब, मैं उसे बता नहीं पाया। लेकिन ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? अब तो तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं रहा। लोग ना देखें वो बात अलग है साहब, पर सबूत हमेशा रह जाता है। आप फोन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सबूत है। हेलो जी, मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जज। नमस्कार नमस्कार। अब मेरे घर में एक चोर घुसा है। मैंने उसे किचन में नहीं नहीं इसी बात में आगे तो फिर सब दिन दिन ऐसा मौत। आखिर आपको किचन वाली बात कहनी पड़ी साहब। ठीक है, मैं अदालत में सर हिला दूंगा। अब तो फोन हो गया, बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है वो सबूत। एक्सीडेंट के समय से ये ब्रीफ केस उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। मैं उसे उठाकर भागा तो उन्होंने मुझे देख लिया। 3 महीने से इसे लेकर चिंता कर रहा हूँ साहब, और धीरे धीरे उनका घेरा बढ़ता जा रहा है। फिर यकायक जेल के वकील की सलाह याद आई, और इसलिए तो अब आपके घर और अब पुलिस आएगी तो ये ब्रीफ केस आपके सामने बरामद होगा, और ये आर्टिकल जरूर पड़ेगी साहब। और जो मैंने आपकी घड़ी चुराई थी वो भी पुलिस देखेगी। परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा साहब। मैं सब सबूत के साथ किचन में हो जाना चाहता हूँ, और आप पीछे से आकर किचन का दरवाजा बंद कर लीजिए। तुम कोई सवाल पूछने वाले थे? अब उसको पूछने की जरूरत नहीं साहब, पर जब आप अदालत में गवाह बनकर आएंगे तब जरूरत पड़ती है पूछूंगा।
लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी साहब। और हाँ साहब, दरवाज़ा बंद करना मत भूलिएगा, क्योंकि पुलिस के आने पर खुलेगा तो मैं भागने की कोशिश करूँगा और वो मुझे धर दबोचेंगे। आखिर चोर को पकड़ने की सोच तो उन्हें भी मिलना ही चाहिए। तो अभी आपने देखा आधी रात के बाद। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इन किरदारों से मिलवाता हूँ। जज साहब का रोल कर रहे थे आर्यन खान जी। चोर का रोल निभा रहे थे आशीष वर्मा जी। पत्रकार का रोल निभा रहे थे रंजीत शर्मा जी। और बैक स्टेज टीम जो इन लोगों की मदद कर रही थी वो कॉस्ट्यूम में थे आशीष रंजन जी। प्रॉपर्टी में थे भुवन शर्मा जी। जिन्होंने म्यूजिक दिया आशीष रंजन जी थे। और जो लाइट्स कर रहे थे वो थे दीपक महतो जी। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलवाते हैं इस नाटक के डायरेक्टर मिस्टर राजेश तिवारी सर से। आशा करता हूँ आपको नाटक अच्छा लगा होगा। छोटी कास्ट थी और थोड़ा पुराना भी था, शंकर शेष जी का, और छोटा। इसके बाद हम दूसरा प्ले करें आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का। उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं भी आपकी तरह ज़्यादा समय नहीं होता। और एक बार फिर आपका धन्यवाद।